तो अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे आप इंडिया का नक्शा देख सकते हो। पहलगाम की अगर हम बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये पहाड़ों के बीच में एकदम लाई करती है, सारा पहाड़ी एरिया है, सफेद सफेद बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, इनके बीच है पहलगाम। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो जाता है। तो जब कोई पहाड़ इस तरह बीच में आ जाते हैं या पहाड़ की पूरी रेंज बीच में आ जाती है तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बस दूसरे साइड नहीं हो पाती है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को बे ऑफ बंगाल से काफी ज्यादा मॉइस्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये थ्योरी चैप्टर्स में से आपका सबसे पहला चैप्टर होने वाला है और इस एक वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो बात करें क्लाइमेट ऑफ इंडिया की, सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मतलब इसी के बारे में पूरा चैप्टर है और इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्लाइमेट एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा सा ही फर्क होता है, पहले हम दोनों की बात कर लेते हैं। सो वेदर यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि जो डेली का आपका टेम्परेचर होगा किसी जगह का, या फिर डेली रेनफॉल जो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं वेदर। जैसे आज का वेदर अच्छा है, कल मान लो बारिश हो रही है, या फिर अगले दिन मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे दैट दीज आर वेदर ऑफ पर्टिकुलर डे। हर दिन का वेदर अपना अलग होता है। लेकिन जब हम बहुत लंबे समय तक किसी जगह के वेदर को स्टडी करते हैं तब जाके हम कहते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट ही ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हिमालय है। अब हिमालय के बारे में, हिमालय की जितनी भी जगह हैं, जैसे उत्तराखंड को ले लो, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि वो एक ठंडी प्लेस है। ठीक है, ओवरऑल उसका क्लाइमेट ठंडा है बिकॉज वहां पे पहाड़ है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि राजस्थान इज अ डेजर्ट टाइप एरिया। तो वो डेजर्ट टाइप का क्यों है? बिकॉज वहां का क्लाइमेट ऐसा है। ऐसा नहीं है कि वहां रोज ही गर्मी होती है, कभी कभी ठंडी भी होती है, लेकिन हम जनरली क्या कहेंगे दैट वहां का क्लाइमेट कैसा है, काफी ज्यादा हॉट होता है, जबकि रात में वहां उतनी ही ठंड भी होती है, ये भी है। तो बेसिकली क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस यूजुअली मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट का मतलब आप किसी जगह का वेदर लंबे समय तक स्टडी करो और उसके बेसिस पे आप उसके क्लाइमेट को जस्टिफाई कर दो कि हाँ इस जगह का क्लाइमेट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्चुअली ये होता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। सो अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, सो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ये आप याद रखना। अच्छा, ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कट करके इस तरह जाती है लाइन। ठीक है, तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, दैट वाई वहां का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और मॉनसून टाइप इसलिए बिकॉज इंडिया का जो मोस्ट जो वेदर है या क्लाइमेट आप कह लो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारा ही एक तरह से डिपेंड करता है मॉनसून विंड्स पे काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट है मॉनसून पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई हम इंडिया के क्लाइमेट को ओवरऑल क्या कहते हैं दैट इट इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सो ये क्वेश्चन 1 मार्क से पूछा जा सकता है दैट व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। आई होप क्लाइमेट क्या होता है और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है ये आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इस चैप्टर में जो हमें देखना है वो है दैट इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे किस तरह से अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगहों का टेम्परेचर कैसा है। सो अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे आप इंडिया का नक्शा देख सकते हो। इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है और इंडिया में बहुत तरह के एरियाज हैं, बहुत तरह के रीजन्स हैं। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के आपको रिलीफ फीचर्स मिलेंगे। कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे कोस्ट हैं, मतलब तट समुद्र के पास जो होते हैं। तो बेसिकली इंडिया में आपको बहुत तरह के लैंड एरियाज देखने को मिलेंगे और जिस तरह का लैंड एरिया होगा उस हिसाब से वहां का टेम्परेचर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक प्लेस है जिसको हम बोलेंगे, राजस्थान बेसिकली डेजर्ट टाइप का एक एरिया है, मतलब पूरा डेजर्ट नहीं है बट उसका मोस्ट जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो डेजर्ट टाइप का है। सो वहां पे एक प्लेस है बाड़मेर। सो बाड़मेर बेसिकली वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज कर जाता है। यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो बाड़मेर को देखते हैं, BARMER। सो अगर हम बाड़मेर को सर्च करें तो बाड़मेर कहाँ है? देखो राजस्थान में जूम हो रहा है। तो राजस्थान में काफी ज्यादा ऐसी प्लेस है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है गर्मियों में, लगभग 45 डिग्री 50 डिग्री तक, कितने डिग्री तक पहुंच जाता है। सो बाड़मेर यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई भी होता है। और वहीं पर हम बात करें किसी दूसरी जगह की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक जगह है पहलगाम। सो पहलगाम की अगर हम बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे पहलगाम जो जगह है देख रहे हो,
ये पहाड़ों के बीच में एकदम लाई करती है, सारा पहाड़ी एरिया है, सफेद सफेद बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, इनके बीच है पहलगाम। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो जाता है और बेसिकली यही कंपैरिजन एक है कि राजस्थान को अगर आप देखो तो राजस्थान में आपका बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, यानी कि बारमर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पहुंच जाता है, 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है समर्स में। और वहीं पर हम बात करें पहलगाम जैसे एरियाज की जो कि पहाड़ों के पास है, वहां का टेम्परेचर कभी इतना नहीं जाएगा और वहां पे 22 डिग्री ही टेम्परेचर पहुंच पाता है। तो ये फर्क होता है एक जगह से दूसरी जगह को अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। पहाड़ों के पास टेम्परेचर काफी कम रहेगा और जो गर्म इलाके हैं जैसे कि राजस्थान, वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई पहुंच जाता है। फिर हम बात करते हैं एक और जगह की, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे केरला है, केरला आपका ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। और वहीं पे हम बात करें पंजाब की, तो वहां पे कैसा एक्सपीरियंस क्लाइमेट होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जितने भी आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्ट पे तट पे एरियाज होते हैं, वो सब एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट। मतलब ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, ना वहां पे ज्यादा ठंड होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इंटरनल एरियाज की जो कि अंदर पार्ट में पाए जाते हैं इंडिया के, तो वहां पे आपका कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल केरला आपका तट पे लाई करता है, यानी कोस्ट पे लाई करता है एकदम सदर्न में, और पंजाब आपका नॉर्थ में है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इंडिया को देख सकते हो, यहाँ पे जो केरला है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो केरला है ये आपका एकदम कोस्ट पे लाई करता है। सो जितने भी एरियाज कोस्ट पे मतलब समुद्र के पास लाई करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं मैरीटाइम और इक्वेबल क्लाइमेट। ये क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, मैरीटाइम क्लाइमेट। और जितने भी इंटरनल ये पार्ट्स हैं, इंटरनल रीजन्स हैं सारे, ये पंजाब हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे जो इंटरनल एरियाज हैं ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें पंजाब भी आ जाएगा यहाँ तक। दीज ऑल एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब ये कि जितने भी कॉन्टिनेंट के अंदर वाले रीजन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है ठंड के सीजन में। जितने भी नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि नॉर्थ इंडिया में जब ठंड होती है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, और जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी भी होती है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो किस जगह पे आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वहां का टेम्परेचर किस हिसाब का होगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम बात करें कारगिल की, कारगिल आप जानते हो पहाड़ी एरियाज में एक जगह है, तो कारगिल का टेम्परेचर ठंड के टाइम पे -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, -40 माइनस में टेम्परेचर जाता है। एंड केरला की वही हम बात करें तो वहां पे मैक्सिमम 20 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता है, उससे ज्यादा हाई, उससे ज्यादा कम नहीं होता है कभी, ठीक है। तो जाड़े के टाइम पे कारगिल का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और केरला जो कि समुद्र के पास है वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही जा रहा है। क्यों? बिकॉज जहां पहाड़ है ऑब्वियस सी बात है वहां ठंड ज्यादा होती है, वहां बर्फ होती है और काफी ज्यादा हाइट पे होते हैं पहाड़, दैट्स वाई वहां पे ठंड काफी ज्यादा होगी। तो कारगिल का एग्जांपल आप याद रखना, यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे गिरता है विंटर सीजन में। और वहीं पे हम बात करें जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में जनरली टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है और सर्दियों में भी टेम्परेचर वहां का 20-22 डिग्री के आसपास ही रहता है। फिर हम बात करते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की। जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट में जितना एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब गर्मी का टेम्परेचर और सर्दी के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? बिकॉज ये आपका एक कोस्टल एरिया है। और वहीं पे हम बात करें किसी इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया की, किसी इंटरनल स्टेट की, तो वहां का टेम्परेचर जो होगा वो गर्मी और सर्दी में लगभग 20 डिग्री का फर्क आ जाता है। वहां पे गर्मियों में काफी ज्यादा गर्म होता है एंड सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडी भी होती है वहां पे। तो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंडिया। आप इसको एक बार एग्जाम्पल से सारे देख लेना, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको एक टेबल बना के क्वेश्चन दिया जाता है उसमें भी ये काम आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स आप एटलीस्ट याद रखना कहाँ का टेम्परेचर किस जगह का कैसा है। तो ये एक नोट है जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि जब भी कोई प्लेस किसी ओशियन के पास या किसी वाटर बॉडी के पास सिचुएटेड होती है, जनरली हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, मतलब समुद्र के पास की बात करेंगे, तो जब भी कोई शहर कोई स्टेट समुद्र के पास होता है तो उसका असर क्या होता है कि समुद्र की वजह से उस प्लेस का टेम्परेचर गर्मियों के टाइम ना तो ज्यादा गर्म हो पाता है और जाड़े के टाइम ना तो ज्यादा ठंडा हो पाता है। तो इसीलिए उस जगह मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब वहां पे ना तो ज्यादा सर्दी होगी ना तो ज्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए मुंबई के लोगों को कभी भी जैकेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी या वहां पर बहुत ज्यादा ठंड कभी नहीं होती होगी। तो मोटा मोटा जैकेट जो नॉर्थ इंडिया वाले पहनते हैं जाड़े के सीजन में ठंड से बचने के लिए, ऐसी ठंड मुंबई में नहीं होती है कभी। सो ये एक एग्जाम्पल है, आप याद रख सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे।
अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। रेनफॉल कैसे कैसे होती है पूरे इंडिया में। तो रेनफॉल भी अगेन डिपेंड करती है किस जगह पे आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयाज की, स्नोफॉल जहाँ पे होती है। तो पूरे इंडिया में स्नोफॉल, मैं स्नो पत्थर वाली बर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कभी कभी यूपी और बिहार में भी गिर जाती है, बट हम बर्फ की बात कर रहे हैं जो रुई जैसी बर्फ होती है, एकदम सॉफ्ट वाली। तो स्नोफॉल जो देखने को मिलती है वो सिर्फ हिमालयन रीजन में या माउंटेन रीजन में हमें देखने को मिलती है। सो स्नोफॉल ओनली अकर्स इन हिमालयाज। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। स्नोफॉल पूरे इंडिया में कहाँ होगी? सिर्फ माउंटेन रीजन में होगी, सिर्फ हिमालयाज में होती है। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में बारिश दो जगह आप याद रख सकते हो कहाँ पे होती है। सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है इंडिया में वो रिकॉर्ड की गई है चेरापूंजी एंड मैसिनराम में। तो मोसिनराम एंड मोसिनराम में। सो चेरापूंजी एंड मोसिनराम यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितनी? अप्रॉक्स 1100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो काफी ज्यादा बारिश होती है। ये दोनों आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करते हैं। फिर इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर एक और जगह है जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, लगभग 9 सेंटीमीटर साल में अगर हो गई तो हो गई, वरना इतनी भी नहीं होती है। तो बेसिकली ये आपको वेरिएशन दिखा रहा है कि इंडिया में दो अलग अलग जगहों पे कितना ज्यादा डिफरेंस है बारिश में। एक जगह पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां पे मतलब बारिश हो जा रही है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हो ही नहीं रही है साल भर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड इज कोरोमंडल कोस्ट रिमेन्स ड्राई इन जुलाई एंड अगस्त। जनरली पूरे इंडिया में मॉनसून सीजन कब होता है? जुलाई, अगस्त और सितंबर, इधर ही होता है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में जब बारिश हो रही होती है उस समय इंडिया का एक पोर्शन ऐसा भी होता है, एक स्टेट ऐसा भी होता है जहाँ पे कोई भी बारिश एक्सपीरियंस नहीं की जाती है, और वो पार्ट है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मॉनसून सीजन में या बेसिकली जहाँ पे आपकी बारिश नहीं होती है मॉनसून सीजन में। तो ड्राई रहने वाला एरिया एक ही है, कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु में लाई करता है। सो कोरोमंडल कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, और बाकी जगहों पे बारिश होती है नॉर्मली। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, लास्ट। सो नेक्स्ट इज मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। जून से सितंबर तक के महीनों में आपका मॉनसून सीजन चलता है, तभी मोस्ट इंडिया में आपकी बारिश होती है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु हैं, जिसके बारे में अभी थर्ड पॉइंट पे हमने बात की थी, दे गेट रेन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। तो जब पूरे इंडिया में बारिश होती है तब तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, और जैसे ही जाड़ा स्टार्ट होने वाला होता है तब यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट होती है। तो ये एक चीज आप याद रख सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल बढ़ते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की जो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट, या फिर खासकर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे। सो इंडिया का क्लाइमेट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स ये सारे हैं। फर्स्ट इज हिमालयास काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, अभी हम एक एक को देखेंगे। फिर मॉनसून विंड्स, फिर लैटिट्यूड, फिर वेरिड रिलीफ, ऑल्टीट्यूड, इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज, ओशंस का भी फर्क पड़ता है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। जेट स्ट्रीम्स, ये क्या होती हैं इनकी भी बात होगी। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगेन सी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है किसी भी जगह पे कि वो समुद्र के कितना पास है, इसका काफी असर पड़ता है, इसकी बात करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है एल नीनो इफेक्ट, यहाँ पे नीनो होगा एक्चुअली, एल नीनो इफेक्ट, ये क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। तो अभी एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयास को। सो बात करें अगर हिमालयास की, तो हिमालयास आप सबको पता होगा कहाँ पे लाया करते हैं। ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक एक पूरा रेंज फैला हुआ है, इसी को हम बोलते हैं हिमालयास। और हिमालयास इंडिया को बाकी चाइना से और पूरे एशिया से अलग करता है एक तरह से। तो बेसिकली हिमालय एक तरह से बीच की दीवार कह सकते हो आप, एक तरह से दीवार की तरह, बैरियर की तरह एक्ट करता है हिमालयास, यानी कि ये इंडिया को सेपरेट कर देता है फ्रॉम होल ऑफ द एशिया। तो इसका काम क्या है समझना। बेसिकली जब बारिश होती है, जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, तो ये इन हिमालयास के द्वारा रुक जाती हैं और यहाँ पे ढेर सारी बारिश या फिर स्नोफॉल होती है। इसकी वजह से अगर ये ना हो तो सारी जितनी भी मानसून विंड्स हैं वो क्रॉस कर जाए इंडिया को और चाइना की तरफ चली जाए। तो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और हमारी मानसून विंड्स को इंडिया के अंदर ही रोक के रखता है। इसके साथ साथ जो आपकी रशिया से ठंडी ठंडी कोल्ड विंड्स आती हैं, इनको भी आगे आने नहीं देता। तो ये काफी कोल्ड विंड्स होती हैं रशिया से, कोल्ड विंड्स, एंड इनको क्रॉस करने नहीं देता है हिमालयास। तो इसकी वजह से होता क्या है, इंडिया में ठंड कम होती है। अगर ये ना होते हिमालयास तो रशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसकी वजह से इंडिया में इतनी ठंड होती थी, इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सो आई होप हिमालयास का क्या रोल है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज मॉनसून विंड्स।
तो मॉनसून विंड्स बेसिकली इनका भी काफी ज्यादा असर होता है इंडिया के क्लाइमेट पे। सो हवाओं की एक खास बात होती है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती हैं। मींस जहां पे दबाव ज्यादा होगा वहां से विंड्स हमेशा लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। तो होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पे समुद्र का टेम्परेचर कम होता है और लैंड एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो गर्मियों के टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्लो करती हैं, ये है ड्यूरिंग समर। सो ड्यूरिंग समर हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो करने लगती हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर्स। और वहीं पे हम बात करें जाड़े की, तो जाड़े पे जस्ट उल्टा होता है। अभी हम आगे मैकेनिज्म पूरा देखेंगे कि जाड़े में जो लैंड एरिया होता है यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और आसपास के समुद्र गर्म होते हैं, तो वहां पे होता है लो प्रेशर। तो जाड़े के टाइम पे उल्टा होता है, लैंड एरिया से आपकी समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं और ये होती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये आपकी जाड़े के समय चलती हैं। आई होप समझ में आ गया हो गए। अभी बस इतना देख लो, आगे हम इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से भी देखने वाले हैं। सो मॉनसून विंड्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकी वजह से मौसम ठंडा हो जाता है और जब बारिश होती है तो उससे एग्रीकल्चर में भी काफी हेल्प होती है एंड क्लाइमेट भी हमारा चेंज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है जो आपकी ग्लोब पे या फिर अर्थ पे जो हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इस तरह जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हो तो वैसे वैसे लैटिट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, इक्वेटर से 0 डिग्री, फिर जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे ये बढ़ता जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। जब पोल पे पहुंच जाओगे, पोल पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये होता है लैटिट्यूड। उसी तरह अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वहां पे भी ये लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते हैं साउथ पोल तक। इंडिया से होके जाता है ये जो मेन यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया को क्रॉस करती हुई एक लाइन जाती है, एक लैटिट्यूड जाता है जो स्पेशल लैटिट्यूड होता है। इसका नंबर होता है 23.5 या 23.5 डिग्री लैटिट्यूड और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन और इसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इससे फर्क क्या पड़ा, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है और वहीं पे हम बात करें सब ट्रॉपिकल रीजन की यानी नॉर्दर्न इंडिया की, यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब वही बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी वाला टाइप का क्लाइमेट। और वहीं पे नीचे वाले साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में एक्सपीरियंस होता है मैरीटाइम क्लाइमेट। लगभग सब जगहों पे ऐसा क्लाइमेट होगा कि वहां पे ना तो ज्यादा सर्दी होगी ना तो ज्यादा गर्मी होगी, बिकॉज जनरली इधर सारे कोस्टल एरियाज ही होते हैं। बीच के इंडिया की हम बात करें तो वहां पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है बेस्ड अपॉन द रिलीफ फीचर्स जो कि वहां पे पाए जाते हैं। अभी हम उनकी बात करेंगे। तो लैटिट्यूड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैटिट्यूड किस जगह पे आप रहते हो उससे भी डिसाइड होता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब कि लैंड एरिया पे किस तरह के फीचर्स आपके प्रेजेंट है, किस तरह का लैंडफॉर्म प्रेजेंट है, पहाड़ है या फिर आप सपाट जगह रहते हो, प्लेन्स में रहते हो या प्लेट्यू पे रहते हो, किस तरह की जगह पे आप रहते हो, ये बताता है कि वहां का रिलीफ कैसा है। सो इंडिया में जो मोस्ट रेनफॉल होती है वो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है, पूछा भी जाता है कई बार कि मान लो मानसून विंड्स इधर से आ रही हैं, ये मान लो मानसून विंड्स आ रही हैं और यहाँ पे मान लो हमारा एक पहाड़, जब ये मानसून विंड्स इस पहाड़ के सरफेस से टकराती हैं तो ये रुक जाती हैं, जिसकी वजह से यहीं पे सारा कंडेंसेशन होके यहीं सारी बारिश हो जाती है। तो पहाड़ के दूसरे साइड तो ड्राई रह जाता है, यहाँ तक तो बारिश पहुंचती नहीं है, इस साइड सारी बारिश हो जाती है। तो इस तरह की बारिश को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहाँ पे पहाड़ मानसून विंड्स को एक तरफ ही रोक लेता है जिसकी वजह से वहां पे बारिश करा देता है। तो मोस्ट पार्ट में इंडिया में आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होती है। अब यहाँ पे जो ये वाला साइड है इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड मतलब जिधर हवा टकराएगी आके, जिधर बारिश होगी। और जो अपोजिट सूखा वाला साइड रह जाता है पहाड़ के दूसरी तरफ वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। LEEWARD, लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड कोई भी बारिश नहीं होती है, इसको और बोलते हैं, एक और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन। सो ये रीजन्स में बारिश नहीं होती है। जनरली कभी कभी रीजंस भी पूछे जाते हैं कि किसी जगह पे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा और किसी प्लेस में नहीं हो रही है, तो इसका क्या रीजन है, और जबकि दोनों प्लेसेस अगल बगल ही हैं। तो जब कोई पहाड़ इस तरह बीच में आ जाते हैं या पहाड़ की पूरी रेंज बीच में आ जाती है तो एक तरफ तो बहुत ज्यादा बारिश होती है मानसून विंड्स की वजह से, बस दूसरे साइड नहीं हो पाती है। तो उसका रीजन यही होता है। तो मोस्ट इंडिया में इसी वजह से बारिश होती है। फिर वेस्टर्न घाट्स पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब वेस्टर्न घाट्स पे ऐसी पहाड़ है एक तरफ वहां पे बारिश होगी और दूसरी तरफ नहीं होगी, किसी फैक्टर की वजह से। आई होप समझ में आ गया होगा रिलीफ फीचर का क्या रोल होता है बारिश में। रिलीफ फीचर मानसून विंड्स को एक तरफ कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं
जिसकी वजह से एक तरफ तो बहुत भयंकर बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट इज ऑल्टीट्यूड। एक और फैक्टर जो कि काफी ज्यादा डिसाइड करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। तो ऑल्टीट्यूड से क्या होता है, ध्यान से देखो। जब भी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, मतलब जैसे मान लो आप पहाड़ पे चढ़ गए, तो हर एक 166 मीटर राइज करने पे, आप पहाड़ पे 166 मीटर ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो हर 166 मीटर ऊपर जाने पे, पहाड़ पे ऊपर जाओगे या लैंड एरिया भी कहीं पे सी लेवल से काफी ज्यादा ऊपर अगर है, तो वहां पे अगर जाओगे तो वहां पे आपको टेम्परेचर का फॉल देखने को मिलेगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ का टेम्परेचर इस समय गर्मी के टाइम पे लगभग 30, इस समय बारिश का सीजन है तो इस समय 30 होगा। बट अगर हम वहीं पे पहाड़ी एरियाज की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही होगा, बहुत कम होता है वहां का टेम्परेचर। तो जितना आप हाइट में ऊपर जाते हो वहां का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यही है ऑल्टीट्यूड का फर्क। अगर आप बहुत ही पहाड़ी एरिया में रहते हो या फिर ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ हाइट सी लेवल से काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर काफी कम होगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ का समुद्री लेवल से हाइट काफी कम है, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, काफी ज्यादा होगा। तो हाइट जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है, दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे आपका टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहाड़ पे बर्फ क्यों है, बिकॉज ये काफी ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट है माउंटेन। अगर पहाड़ का जो टॉप है इसका हाइट अगर देखो तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे होता है, दैट्स वाई इसीलिए यहाँ पे बर्फ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आइस का रीजन क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा ऑल्टीट्यूड का फैक्टर। चलो बढ़ते हैं आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज। अब इंडिया जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया के लेफ्ट साइड है अरेबियन सी, मतलब 3 तरफ की अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड अरेबियन सी लाई करता है। इंडिया के नीचे आपका पूरा इंडियन ओशन फैला हुआ है, और इंडिया के राइट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। तो बेसिकली इंडिया 3 तरफ से घिरा हुआ है पूरे समुद्र से। तो यहाँ पे इस समुद्र का काफी ज्यादा रोल होता है इंडिया के क्लाइमेट पे। इंडिया का जो मोस्ट मानसून होता है उसको मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, इन्हीं सारे समुद्र से मिलता है। और ये समुद्र अगर ना होते तो इंडिया में ज्यादा बारिश भी ना होती। सो दैट्स वाई समुद्र काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ मॉइस्चर सोर्स, दे एक्ट एज अ मॉइस्चर सोर्स फॉर द मॉनसून विंड्स। और समुद्र से घिरे होने का एक और कॉन्सिक्वेंस भी होता है कि जो जगह समुद्र के पास होती है, जैसे कि इन रीजन्स में जो जगह होंगी वहां पे ना तो ज्यादा सर्दी होगी और ना तो ज्यादा गर्मी होगी। मीन्स जो कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज पे जो जगह पाई जाती हैं, वहां पे आपका मैरीटाइम क्लाइमेट पाया जाता है। सो ये काफी ज्यादा एक क्रूशियल चीज होती है समुद्र के पास रहने में। जैसे मुंबई के लोग समुद्र के पास रहते हैं, मैं मुंबई बार बार नाम ले रहा हूँ, बट मुंबई, चेन्नई, जितने भी ये सारे सिटीज हैं साउथ इंडिया के, यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना तो ज्यादा कभी सर्दी होती है। ये नॉर्थ इंडिया वालों को ही बस फेस करना पड़ता है सर्दी और गर्मी, इतना वहां पे नहीं होता। आई होप समझ में आ गया होगा कि सराउंडिंग सीज का क्या असर पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार। तो होता क्या है, देखो ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि नाम इनका है, वेस्टर्न, वेस्ट साइड में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, इधर। सो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे लाई करती है। होता क्या है कि यहाँ पे कुछ विंड्स एंड साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से हवाएं आती हैं किस तरफ, क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आती हैं। और इंडिया में क्या है, लो प्रेशर, दैट्स वाई यहाँ से हाई प्रेशर विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं। और इन वाली विंड्स में मॉइस्चर भी होता है जो कि थोड़ा बहुत इंडिया तक पहुंचता है, और इन्हीं विंड्स की वजह से इंडिया में हल्की फुल्की बारिश भी एक्सपीरियंस होती है या फिर स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस होती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो मेडिटेरेनियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं इंडिया में, इसकी वजह से भी इंडिया रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है। तो जो हमारे देश में चीज नहीं हो रही है उसका भी हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, ऐसे समझ सकते हो। तो मेडिटेरेनियन सी यानी कि वहां से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल कॉज होता है। दीज साइक्लोन्स या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, दीज ब्रिंग रेन टू नॉर्दर्न प्लेन्स एंड स्नो इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये होता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हो, मतलब कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करके जैसे जैसे हायर लेयर्स में आप जाते हो, तो वहां पे जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। मतलब वहां पे जो हवाएं काफी ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रही हैं उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, काफी ज्यादा तेज होती हैं, इसीलिए इनका नाम ही है जेट स्ट्रीम्स।
अब जेट स्ट्रीम्स का क्या होता है, देखो जेट स्ट्रीम्स बेसिकली फ्लो करती हैं कुछ इस तरह, इंडिया के ऊपर से इस तरह फ्लो करती हुई जाती हैं। ये भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं इंडिया के क्लाइमेट में। जेट स्ट्रीम्स आर कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड्स दैट डेवलप इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये पूछा जा सकता है जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। जेट स्ट्रीम्स आर कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड्स दैट डेवलप इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाईएस्ट रेन अकर्स अलोंग देयर ट्रैक। जो मॉनसून विंड्स होती हैं बेसिकली उनको ये पुश करती हैं या उनको ये प्रमोट करती हैं अपनी तरफ। और ऐसा देखा गया है कि जहां से जेट स्ट्रीम्स होके गुजरती हैं मैक्सिमम बारिश उन रीजन्स में ही होती है। तो जो ऊपर लेयर्स की हवाएं चल रही हैं, जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं, वो भी मॉनसून को काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं, राइट। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, समुद्र से आप कितना पास हो या दूर हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी जगह का क्लाइमेट। सो बेसिकली जो एरिया इंटरनल इंडिया में होते हैं, इंटीरियर इंडिया में होते हैं, वहां पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है या फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो अंदर के एरियाज होंगे इंडिया के, जहाँ पे लैंड एरिया ही सिर्फ चारों तरफ होगा, वहां पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और वहीं पे हम बात करें कोस्टल एरियाज की, तो कोस्टल एरियाज में कैसा होता है, मैरीटाइम क्लाइमेट होता है या फिर इक्वेबल क्लाइमेट होता है। तो मैरीटाइम क्लाइमेट का मतलब यही कि कोस्टल रीजन्स जो होंगे, जो समुद्र के पास वाले शहर होंगे या जगह होंगी, वहां पे ना तो ज्यादा सर्दी एक्सपीरियंस होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। तो ये होता है मैरीटाइम। और बेसिकली ये इसलिए होता है बिकॉज लैंड जो होता है वो काफी ज्यादा जल्दी हीट भी होता है और ठंडा भी हो जाता है। और वहीं पे हम पानी की बात करें, जो समुद्र में पानी भरा हुआ है, वो ना तो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो इसीलिए समुद्र क्या करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। तो कोई भी जगह अगर समुद्र के पास है तो उससे उसके टेम्परेचर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जमीन का टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा गर्म होगा कभी, तो वहां पे ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, वहां पे ज्यादा सर्दी भी एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो ये होता है समुद्र का असर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी काफी ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वॉज एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो बेसिकली एक वार्म ओशियन करंट है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। ये प्रोड्यूस होता है, एक कंट्री है पेरू, वहां से, वहां के समुद्र में एक वार्म ओशियन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये हर साल नहीं होता, लगभग तीसरे चौथे साल में एक बार होता है। और जब भी देखा गया है कि जब भी ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारे इंडिया के मॉनसून को इम्पैक्ट करता है और मॉनसून को होने से रोकता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है मॉनसून को। तो जब भी एल नीनो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, वार्म करंट्स प्रोड्यूस होंगे साउथ अमेरिका के पेरू के पास, तो ये क्या करेगा, ये इंडिया के मॉनसून को रोक देगा। तो यही है, क्या होता है एल नीनो, पढ़ लो यहाँ पे। एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट व्हिच समटाइम्स अपीयर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू ऑफ साउथ अमेरिका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। जाड़े के टाइम पे होता है ये। इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉनसून विंड्स एंड causes weak drought like situation in India। तो बेसिकली जब भी ये वार्म ओशन करंट पेरू के पास बनेंगे, एल नीनो बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन या सूखा पड़ने का कंडीशन बनने लगता है। तो बेसिकली एल नीनो जब होगा, ये अकर करेगा, या वार्म ओशन करंट जब बनेंगे पेरू के पास, तो उसकी वजह से इंडिया में बारिश कम होगी या एकदम नहीं होगी। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए, राइट। सो ये है सारे फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। अभी देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं मॉनसून की। सो मॉनसून क्या होता है? मॉनसून की सिंपल सी डेफिनेशन है, मॉनसून बेसिकली पीरियोडिक विंड्स को कहते हैं और सीजनल विंड्स को कहते हैं, जो कि गर्मी के टाइम एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और जाड़े के टाइम दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। सो मॉनसून विंड्स पीरियोडिक सीजनल विंड्स हैं, मतलब ये हर साल फ्लो करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यही है मॉनसून विंड्स। और बेसिकली इनको हमने दो पार्ट्स में बांटा है या दो अलग अलग सिस्टम्स में बांटा है। एक होती है आपकी समर मॉनसून विंड्स और एक होती है विंटर मॉनसून विंड्स। तो इन दोनों के बारे में भी मैकेनिज्म पूरा देखेंगे, बट अभी समझ लो मॉनसून क्या होता है। मॉनसून आर पीरियोडिक और सीजनल विंड्स, और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है समर मॉनसून विंड्स और दूसरा होता है आपका विंटर मॉनसून विंड्स। आई होप इतना समझ में आया है मॉनसून के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं अभी। अब मॉनसून का मैकेनिज्म कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो, ड्यूरिंग समर्स क्या होता है, दो सिस्टम्स में मैंने बांटा था, तो पहले हम समर्स की बात करते हैं। तो समर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मान लो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, 24 घंटे यहाँ गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से होता क्या है कि जमीन तो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, जितना भी लैंड एरिया है इंडिया का, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और वहीं पे हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र में भरा हुआ है पानी, और हम सबको पता है कि पानी जल्दी हीट नहीं होता, ना तो बहुत जल्दी कूल होता है, बिकॉज वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और वहीं पे समुद्र का टेम्परेचर काफी लो होता है, लो टेम्परेचर। अब जहां का टेम्परेचर लो है वहां पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर, और जहां पे हीट है
जो जमीन को गर्म कर रही है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे सारी हवा राइज हो जाएगी और जो क्रिएट कर देगी यहाँ पे लो प्रेशर। तो यहाँ पे जमीन पे क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर और समुद्र में क्या है, यहाँ पे है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से विंड्स ब्लो होने लगती हैं समुद्र से जमीन की तरफ। मतलब कि इस ओशियन से विंड्स कहाँ जाएंगी, इंटरनली लैंड की तरफ, यहाँ पे भी ब्लो करती हैं और यहाँ पे भी ब्लो करती हैं। तो बेसिकली यही आपका है साउथ वेस्ट मॉनसून। सो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इन्हीं विंड्स को कहते हैं जो कि बारिश लेके आती हैं पूरे इंडिया में। लगभग 90% बारिश इंडिया में इन्हीं विंड्स की वजह से होती है। ये दो ब्रांच में बैठती है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। सो यहाँ पे आपको समझ में आया मैकेनिज्म। गर्मी के टाइम पे क्या होगा, लैंड एरिया बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की सारी एयर गर्म होकर राइज हो जाती है अपर लेयर्स में, जिसकी वजह से जमीन पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। अब समुद्र में क्या है, वहां का टेम्परेचर कम है, बिकॉज वहां पानी ने अभी उतना हीट अप नहीं हुआ है पानी, तो वहां पे है हाई प्रेशर कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। सो यहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं किधर, इंडिया के अंदर की तरफ। सो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आपकी कब फ्लो होती हैं, समर्स में। तो समर्स में क्या फ्लो होंगी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सो इन्हीं को बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जो साउथ वेस्ट से चल रही हैं, तो इसीलिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इनको कहते हैं। फिर हम बात करते हैं जाड़े की। अब धीरे धीरे करते 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 जाड़ा आता है। जाड़े में क्या होता है, जाड़े में यही सूरज चला जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में, साउथ में। सो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि जमीन तो काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है, कूल हो जाती है, और उसके कंपैरिजन में आपका जो समुद्र है वो कंपैरेटिवली गर्म रहता है। तो जाड़े के टाइम पे जस्ट उल्टा होता है। जाड़े के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर एंड आसपास के समुद्र में क्या है, लो प्रेशर। सब कंपैरिजन की बात है। जाड़े के टाइम पे यहाँ क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, तो जाड़े के टाइम उल्टा होगा। जाड़े के टाइम हवा कहाँ से जाएगी, फ्रॉम लैंड एरिया टू सी एरिया, या फिर इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो जाड़े के टाइम पे जस्ट ऑपोजिट होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो करने लगती हैं फ्रॉम इंटरनल लैंड एरिया टू दी ओशंस। तो इसीलिए विंटर्स के टाइम पे क्या चलती हैं, विंटर्स के टाइम पे चलती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। सो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आपकी चलती हैं कब, विंटर्स के टाइम पे। तो विंटर सीजन में ये वाली विंड्स चलेंगी, और समर सीजन में कौन सी विंड्स चलेंगी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और बेसिकली समर सीजन के बाद चलती हैं, और वो वाली विंड्स जस्ट विंटर में चलती हैं। सो आई होप इतना समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो अब हम समझते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टाइप के सीजन्स एक्सपीरियंस होते हैं। सो बेसिकली अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको ऑब्वियसली पता होगा दैट इंडिया में मेनली 4 तरह के सीजन होते हैं। इसमें कुछ अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये चीज। इंडिया में 4 सीजन होते हैं। पहला होता है गर्मी का सीजन, समर सीजन। ये कब से कब तक चलता है, इंडिया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, समर सीजन हमारा चलता है मार्च से लेके मई तक। फिर अगर हम बात करें रेनी सीजन की, समर के बाद रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है। तो बारिश का मौसम कब से कब तक चलता है, ये चलता है आपका जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक लगभग बारिश होती है। ये पूरा रेनी सीजन में काउंट होता है। फिर इसके बाद एक आपका शांत सीजन आता है, जिसको हम ऑटम बोलते हैं जनरली, या स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो इस सीजन में बेसिकली ट्रांजिशन होता है, गर्मी से जाड़े की तरफ ट्रांजिशन हो रहा होता है। और ये सीजन आपका रहता है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्लीट ठंडक नहीं होती है। फिर लास्ट आपका आता है विंटर सीजन, और विंटर सीजन में खूब ज्यादा ठंड होती है, और ये आपका जनरली दिसंबर से लेके फरवरी तक का सीजन जो होता है, ये आपका विंटर सीजन में काउंट होता है। तो 4 सीजन्स बेसिकली होते हैं। सीजन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है समर सीजन, दूसरा है आपका रेनी सीजन, और रेनी सीजन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। क्यों, बिकॉज रेनी सीजन जो होता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से होता है। तो इसका एक और नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, भी आप कह सकते हो रेनी सीजन को। फिर नेक्स्ट हमारा जो है, जो ऑटम सीजन मैंने कहा था, जो ट्रांजिशन वाला फेज था, उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। मतलब जब मॉनसून वापस जाता है, रिट्रीट करता है, ट्रांजिशन हो रहा होता है गर्मी से जाड़े की तरफ, तो उस सीजन को हम रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमारा आता है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन जाड़े का सीजन है, सबको पता है। तो ये 4 सीजन होते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं कई बार, तो इनके नाम एटलीस्ट आप याद रखना। और प्लस इनका आप ये भी याद रखना किस मंथ्स में ये सीजन एक्सपीरियंस होते हैं इंडिया में। इंडिया के हिसाब से हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में इन महीनों में ये पर्टिकुलर सीजन एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सीजन के नाम भी याद रखने हैं और उनके मंथ्स भी याद रखने हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब हम देखते हैं एक एक सीजन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गर्मी के सीजन की, यानी कि समर सीजन की। तो समर सीजन काफी ज्यादा हॉट एंड ड्राई होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है हॉट एंड ड्राई समर सीजन। चलो अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे समर सीजन शुरू होता है, सबसे मेन चीज क्या होती है, वहां पे
लैंड एरिया गर्म होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंटेंस हीट। अब जमीन के कहीं कहीं गर्म होने की वजह से होता क्या है कि जमीन पर ही लैंड एरिया के अंदर ही कहीं कहीं पे हाई प्रेशर हो जाता है और कहीं कहीं पे लो प्रेशर हो जाता है कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, गर्मी के टाइम आपने नोटिस किया होगा कि काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं। जैसे गर्मी का सीजन बढ़ता है दोपहर के टाइम काफी ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं। सो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं अलग अलग लैंड रीजन्स में। तो काफी ज्यादा हवाएं बहने लगती हैं। इन हवाओं की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स स्टार्ट्स टू ब्लो, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, घर से निकलने के लिए इसलिए मना किया जाता है गर्मियों के टाइम पे, कहते नहीं है कि लू चल रही है मत निकलो इस समय। तो इन लोकल विंड्स को हम कहते हैं लू, जो गर्म हवाएं चलती हैं। इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है या फिर आप गर्मी की वजह से बेहोश भी हो सकते हो। सो बेसिकली इन विंड्स को ही हम लू कहते हैं, जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के टाइम पे। फिर जब इन विंड्स को, वैसे तो ये विंड्स सूखी होती हैं, बट अगर इन विंड्स को, जो सूखी ड्राई विंड्स हैं, इनको अगर कहीं से भी मॉइस्चर का सोर्स मिल जाता है, जैसे मान लो आसपास आपके शहर की कोई नदी है या कोई लेक प्रेजेंट है, वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, वहां से मॉइस्चर अगर इन विंड्स को मिल जाता है तो ये विंड्स थोड़ा बहुत रेनफॉल भी करा देती हैं। कभी कभी गर्मियों के टाइम बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश। तो बेसिकली व्हेन दीज विंड्स गेट्स मॉइस्चर फ्रॉम एनी सोर्स, आसपास के किसी भी सोर्स से इनको मॉइस्चर जब मिल जाता है, दे कैन कॉज लिटिल शावर्स ऑफ रेन, हल्की फुल्की बारिशें करा देते हैं। और जनरली ये कहाँ एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस होता है आपका पंजाब में, हरियाणा में एंड उत्तर प्रदेश में। कभी कभी गर्मी के टाइम हल्की फुल्की जो बारिश होती है वो इन्हीं लोकल विंड्स की वजह से होती है। अगर इनको मॉइस्चर मिल जाता है देन ये बारिश करा देती हैं, ठीक है। और इन रेन्स को हम बोलते हैं काल बैसाखी। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल में इन्हीं लोकल विंड्स की वजह से बारिश होती है उसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। ये नाम आप याद रखना। सो इन स्मॉल रेन शावर्स को हम कहाँ पे काल बैसाखी बुलाते हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये छोटी मोटी बारिश हो रही है, दिस लिटिल रेनफॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैंगो, टी एंड कॉफी प्लांट्स। तो मैंगो के कल्टीवेशन के लिए, टी एंड कॉफी के कल्टीवेशन के लिए ये हल्की फुल्की बारिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम मैंगो शावर भी कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है चेरी ब्लॉसम। सो इनको मैंगो शावर्स या फिर चेरी ब्लॉसम्स भी कहा जाता है। कहाँ पे, इन केरल। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करती हैं इसमें, कॉफी एंड टी के कल्टीवेशन में एंड ऑल्सो इन द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। सो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैंगो शावर्स। तो ये नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है गर्मी के टाइम पे उसको हम क्या क्या बुलाते हैं। और यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि जब भी लैंड एरिया काफी ज्यादा हीटअप होता है उसकी वजह से वार्म एयर ऊपर राइज होती है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है जमीन पे, जिसकी वजह से हवाएं फ्लो होती हैं कोल्ड एरियाज से। जो कुछ कोल्ड एरियाज बच जाते हैं उन एरियाज से हवाएं आती हैं किधर, लो प्रेशर एरियाज की तरफ। कोल्ड एरियाज में क्या क्या आएंगे, कोल्ड एरियाज में आपके माउंटेन एरियाज आ जाते हैं, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और वो आती हैं हमारे लैंड की तरफ। बेसिकली ड्राई एयर्स होती हैं, बारिश जनरली वो नहीं करा पाती हैं, बट अगर उनको मॉइस्चर का सोर्स मिल जाता है तब वो विंड्स आपकी बारिश भी करा सकती हैं, राइट। तो ये है आपका हॉट ड्राई समर सीजन के बारे में। अभी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सीजन को। तो नेक्स्ट हमारा सीजन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मॉनसून सीजन। तो मॉनसून सीजन को हम साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी कहते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इंडिया में जो भी बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से ही होती है। तो इंडिया में जब गर्मियों का सीजन खत्म होने वाला होता है तब तक क्या होता है कि लैंड एरिया काफी ज्यादा हीट हो चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं लैंड एरिया में, इंटरनल इंडिया में। और वहीं पे समुद्र की बात करें तो यहाँ पे कंपेरेटिवली आपका लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम होगा, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से विंड ब्लो होना स्टार्ट होती है किधर, लैंड की तरफ, इस तरह, ठीक है। तो इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सो इन्हीं को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। आई होप इनका डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है अंदर की तरफ, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में बात करते हैं। जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलना स्टार्ट होती हैं तो बेसिकली इंडिया का शेप आप देख सकते हो, इंडिया कैसा है, पेनिनसुलर शेप का है, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं ये दो पार्ट्स में बट जाती हैं। ये बट जाती हैं एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच की तरफ, अरेबियन सी ब्रांच में, और एक आपकी हो जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो यानी कि इस कॉनिकल हिस्से की वजह से, इस ट्रायंगुलर हिस्से की वजह से यहाँ पे दो पार्ट्स में बट गई हवाएं। एक आपका पार्ट हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच, ये वाली ब्रांच है अरेबियन सी, बिकॉज ये अरेबियन सी में फ्लो करती है, और दूसरी आपकी ब्रांच हो जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ इधर फ्लो करती है।
तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून विंड का डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस तरह जाएगी और ये इस तरह अंदर भी जाती हैं। तो बेसिकली अभी हम बात कर लेते हैं कि ये विंड्स किस तरह रेनफॉल कराती हैं इंडिया में। मेन तो आपने समझ लिया कि ये जो विंड आएगी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये दो पार्ट से बट जाएगी, एक अरेबियन सी ब्रांच में एंड एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। अभी हम देखते हैं कि ये बटने के बाद में और कितने पार्ट्स में बटती हैं। जो अरेबियन सी ब्रांच होती है ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आपका जाता है कॉजेज रेन इन वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे वेस्टर्न है, सो वेस्टर्न घाट्स आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पे इस तरह। तो सबसे पहले तो रेनफॉल कॉज होती है इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में, तो यानी कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आएंगी ये वेस्टर्न घाट से टकराएंगी और सबसे पहले रेनफॉल कराएंगी यहाँ पे इस जगह पे। तो एक पार्ट तो यहाँ पे आ गया साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का। फिर सेकंड पार्ट जो है, सेकंड ब्रांच कॉजेज रेन इन सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू। अब यहाँ पे इन विंड्स का कुछ हिस्सा इन गैप से पार होके सेंट्रल इंडिया की तरफ भी जाके रेन कराता है और ये फर्दर और आगे तक जाता है छोटा नागपुर प्लेटू के पास तक। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है और यहाँ भी रेन कराता है। तो बेसिकली सेकंड जो ब्रांच आपकी बटी वो सेंट्रल इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू में भी रेनफॉल कराती है। थर्ड ब्रांच जो है, थर्ड ब्रांच ऑफ दिस कॉजेज रेन इन पंजाब एंड राजस्थान। अब जो तीसरा ब्रांच होता है अरेबियन सी ब्रांच का, वो जाता है यहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ से, तो यहाँ से होता हुआ राजस्थान में, इधर पंजाब में यहाँ पे बारिश कराता है। अब ये राजस्थान में इतनी बारिश नहीं करा पाता है बिकॉज क्यों, यहाँ पे जो अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज इसके पैरेलल पड़ जाती है। तो अरावली रेंज क्योंकि इन विंड्स के पैरेलल में है तो ये रोक नहीं पाती हैं इन विंड्स को और यहाँ पे कोई भी बारिश एक्सपीरियंस नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है। तो ये सारी विंड्स क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं और ये कहाँ बारिश कराती हैं, जाके पंजाब एंड राजस्थान में। राजस्थान में आगे यहाँ कहीं हल्की फुल्की बारिश होती है एंड मेनली यहाँ पंजाब में जाके ये बारिश होती है, राइट। तो क्योंकि अरावली रेंज इन विंड्स के पैरेलल होती है, दैट्स व्हाई राजस्थान में ज्यादा बारिश एक्सपीरियंस नहीं होती एंड इसी वजह से राजस्थान कैसा है, एक डेजर्ट एरिया है। इसके बाद हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ होती है, इस तरफ। इधर से विंड जो चलती है बे ऑफ बंगाल में, ये दो हिस्सों में बंटती हैं। पहला हिस्सा जाता है गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ या गंगा प्लेन्स की तरफ, यानी कि एक हिस्सा आपका जाएगा गंगा के प्लेन्स की तरफ और नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे रेनफॉल कराएगा, ठीक है। तो एक हिस्सा तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड ब्रांच कॉजेज रेन इन ब्रह्मपुत्र वैली एंड गारो खासी हिल्स। सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट जाता है इधर ब्रह्मपुत्र वैली में। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका इसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, ये जाएगा इस तरफ, मतलब मेघालय असम की तरफ। और यहाँ पे प्रेजेंट हैं 3 हिल्स, 3 हिल रेंजेस जिनको हम कहते हैं, इनका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक है गारो, गारो हिल्स, खासी एंड जैंतिया। तो गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन माउंटेन रेंजेस की वजह से होता क्या है, ये जो विंड्स आ रही हैं ये यहाँ रुक जाती हैं और इन पहाड़ों पे काफी ज्यादा बारिश होती है। सो जो फर्स्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम देख रहे थे तो वहां पे हमने जो एरियाज देखे थे जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा था, वो एरियाज यहीं पे हैं, दैट इज चेरापूंजी एंड मोसिनराम। सो वो एरियाज यहीं पे हैं और सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं एरियाज में होती है ड्यू टू दीज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। आई होप समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन। इधर वाला जो आपका अरेबियन सी ब्रांच है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरेबियन सी ब्रांच, ये 3 पार्ट्स में बंटती है। एक पार्ट आपका जाता है वेस्ट कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में, दूसरा पार्ट जाता है सेंट्रल इंडिया की तरफ, तीसरा पार्ट जाता है आपका राजस्थान क्रॉस करके आगे पंजाब की तरफ। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की अगर हम बात करें, यहाँ लिख देते हैं दीज आर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की अगर हम बात करें तो ये आपकी 2 पार्ट से बंटती है। एक पार्ट आपका जाता है गंगा प्लेन्स की तरफ और दूसरा आपका जाता है ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ। ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ जाने वाली विंड्स क्या करती हैं, यहाँ पे 3 हिल रेंजेस प्रेजेंट हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। यहाँ पे हेवी रेनफॉल कॉज होती है ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब किसी पहाड़ से हवाएं टकराती हैं जो कि मानसून विंड्स हैं, वो वहां पे ढेर सारी बारिश करती हैं। तो पहाड़ के इधर नीचे की तरफ तो बारिश होगी, सामने की तरफ तो होगी, बट पहाड़ के पीछे रेन शैडो एरिया में कोई भी बारिश नहीं होगी। सो बेसिकली इन एरियाज में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ड्यू टू दीज विंड्स। आई होप सारा आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा यहाँ पे मानसून विंड्स का। चलो, ये आपको दिमाग में रखना है बिकॉज ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं और आपके सामने अगर रीजनिंग क्वेश्चन कोई आता है तो आपको अगर ये मैकेनिज्म समझ में आता है तब आप आसानी से उन रीजंस का भी आंसर कर पाओगे। सो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट वही है विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड। क्या होता है कि जब किसी पहाड़ से कोई मानसून विंड्स टकराती हैं तो पहाड़ के जिस तरफ मानसून विंड्स टकराएंगी, मानसून विंड्स जिस तरफ टकराएंगी
इधर तो काफी ज्यादा बारिश होती है, सो इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ये मैंने बताया था विंडवर्ड साइड। और जो ऑपोजिट साइड है ये आपका होता है लीवर्ड साइड, और इस साइड कोई भी बारिश नहीं होती है। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि पुणे और एक और है महाबलेश्वर, ये दोनों जगह काफी आसपास हैं, बट पुणे में कम रेनफॉल होती है और वहीं पे महाबलेश्वर में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप लैंड एरिया देखोगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिकली, सर्च कर लेते हैं पुणे एंड महाबलेश्वर। ये देखो यहाँ पे पुणे है एंड पुणे के ही पास में इधर कहीं पे यहाँ पे महाबलेश्वर भी है। तो यहाँ पे दो जगह हैं, देख लो, ये आपका पुणे है, यहाँ लिख भी देते हैं, ये आपका पुणे है और ये आपका है महाबलेश्वर। ठीक है, तो अब महाबलेश्वर में काफी ज्यादा बारिश होती है बट पुणे में नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि महाबलेश्वर, ये देख रहे हो यहाँ पे, आपको शायद ना दिख रहा हो सही से, ये आपकी माउंटेन रेंज है, एक तरह से एक दीवार है जो महाबलेश्वर के इधर से जा रही है। तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके इस साइड महाबलेश्वर है और वेस्टर्न घाट के पीछे वाले रीजन में पुणे है। ये आपके वेस्टर्न घाट ऐसे पहाड़ जा रहे हैं, तो पुणे पड़ जाता है कहाँ पे? पुणे पड़ जाता है आपका रेन शैडो एरिया में। पुणे आपका पड़ जाता है रेन शैडो एरिया में। रेन शैडो एरिया कौन सा होता है? जो पहाड़ के पीछे वाला हिस्सा होता है जहां तक हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसी वजह से पुणे में काफी कम बारिश एक्सपीरियंस होती है। और वहीं पे हम बात करें अगर महाबलेश्वर की, तो ये पहाड़ के सामने पड़ जाता है। पहाड़ अगर ऐसे है तो इधर साइड आपका महाबलेश्वर पड़ गया, इधर साइड आपका पुणे पड़ गया, हवाएं आएंगी, बारिश कहाँ पे होगी? सारी महाबलेश्वर में। सो ये रीजन होता है कि पुणे में कोई बारिश मतलब होती है बट कम होती है काफी ज्यादा, और महाबलेश्वर में एक्सट्रीम बारिश या काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। आई होप रीजन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पुणे रिसीव्स लेस रेनफॉल देन महाबलेश्वर एज इट इज ऑन द लीवर्ड साइड, क्योंकि पुणे लीवर्ड साइड प्रेजेंट होता है, पुणे इस साइड प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, तो इधर कहीं पुणे प्रेजेंट है, इसीलिए पुणे में कम रेनफॉल होती है। और महाबलेश्वर क्योंकि इसी साइड प्रेजेंट है, दैट्स वाई वहाँ पे ज्यादा बारिश प्रेजेंट देखने को मिलती है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है दैट ये पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, दैट तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग मानसून सीजन। पूरे इंडिया में तो मानसून सीजन में बारिश होती है, बट इंडिया का एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पे कोई भी बारिश देखने को नहीं मिलती है, और वो एरिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है, इस जगह कोई भी बारिश नहीं देखने को मिलती है ड्यूरिंग मानसून सीजन, या होती भी है तो बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही थोड़ी सी होती है। बट कोरोमंडल कोस्ट लगभग ड्राई रहता है मानसून सीजन में। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीजन है, देख लेते हैं इसको, बिकॉज ये पूछा भी जाता है कई बार। बिकॉज तमिलनाडु इज लोकेटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट इंडिया में यहाँ पे, तमिलनाडु इस जगह पे है, तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे लाई करता है। दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। सो कोरोमंडल कोस्ट सूखा इसीलिए रह जाता है बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये तो इसके पैरेलल है, तो इनकी वजह से तो यहाँ पे कोई बारिश होती नहीं है। और रही बात जो यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच जो होती है साउथ वेस्ट मानसून की, इसकी विंड्स वेस्टर्न घाट्स की वजह से रुक जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट इन सारी विंड्स को क्योंकि रोक लेता है, तो इसके पीछे जाके यहाँ पे बारिश नहीं करा पाती है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सो ना तो इनकी वजह से यहाँ बारिश हो रही है, ना इन वाली विंड्स की वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है। इसी वजह से कोरोमंडल कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एरिया है या रीजन है इंडिया का क्योंकि मानसून सीजन के टाइम भी वहां भी कोई बारिश नहीं होती है, वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सो ये आप लोग याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट सीजन की हम बात करते हैं जो कि हमारा थर्ड सीजन है, और थर्ड सीजन होता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून का, या जो ट्रांजिशन फेस होता है गर्मी से जाड़े की तरफ, उस वाले सीजन का, जो कि बारिश के बाद आता है बेसिकली। सो बारिश के टाइम पे क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून में चलती हैं इंटरनली, मतलब समुद्र से जमीन की तरफ। लेकिन जैसे जैसे मानसून सीजन खत्म होता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे यही विंड्स वापस आना शुरू होती हैं, रिट्रीट करना शुरू होती हैं। रिट्रीट वर्ड का मतलब ही होता है वापस आना। तो जब मानसून की वापसी होती है, मानसून वापस आना शुरू होता है, उसी को बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन, राइट। सो इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन समर एंड विंटर। समर और विंटर सीजन के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, और these winds travel from north east to south west and they are dry। अब ये विंड्स कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आती हैं,
ठीक है, यही है रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, सारी बनी हुई है। सो यही विंड्स आपकी क्या होती हैं, रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं। और इन विंड्स की एक खासियत होती है दैट दीज आर ड्राई, मींस से कहीं भी बारिश नहीं कराती। ये बस विंड्स होती हैं जो जमीन से समुद्र की तरफ वापस आने लगती हैं। When they get moisture from the Bay of Bengal, they cause heavy rainfall in Tamil Nadu and Odisha and Karnataka. अब बेसिकली अब देखना ध्यान से, ये विंड्स ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा ड्राई हैं। और ये मैंने अभी बताया था कि जब भी मॉनसून विंड्स को मॉइस्चर का कोई सोर्स मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा बारिश कराती हैं। तो होता क्या है कि रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके गुजरती हैं, ये वाली विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच बेसिकली इस ओशियन से सारा मॉइस्चर ले लेती हैं। और ये मॉइस्चर जब इनको मिल जाता है तो ये सारी जब विंड्स कोरोमंडल कोस्ट के पास आती हैं या तमिलनाडु के पास आती हैं तो इस एरिया में ये बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे है, जब पूरे इंडिया में ड्राई सीजन होता है या जाड़े की शुरुआत होने वाली होती है, तब उस समय सबसे लास्ट में कहाँ बारिश होती है, सबसे लास्ट में बारिश आपकी होती है कोरोमंडल कोस्ट में, या फिर आप कह सकते हो तमिलनाडु में। यहाँ तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु में, ओडिशा में एंड कर्नाटका में। और आपको एक जगह याद रखनी है, आप कोरोमंडल कोस्ट याद रख सकते हो। तो सबसे लास्ट में बारिश कहाँ पे होगी, कोरोमंडल कोस्ट में। सबसे पहले बारिश कहाँ पे होगी, सबसे पहले बारिश होती है केरला में। तो फर्स्ट स्टेट टू एक्सपीरियंस साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होगा, केरला होगा। और सबसे लास्ट जगह कौन सी होगी जहां पे बारिश होगी, वो होगा कोरोमंडल कोस्ट, राइट। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। सो इसके बाद लास्ट हमारा सीजन आ जाता है जाड़े का सीजन या फिर विंटर सीजन। तो विंटर सीजन ये चौथा हमारा सीजन है। तो विंटर सीजन में क्या होता है, बेसिकली सन आपका चला जाता है किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से जमीन आपकी जो होती है काफी ज्यादा ठंडी होने लगती है या ठंड बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से जमीन पे क्या क्रिएट होता है, काफी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। वहीं पे समुद्र की बात करें, वहां का टेम्परेचर लगभग उतना ही रहता है। तो समुद्र का जो प्रेशर होगा वो कंपेरेटिवली लो प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर समुद्र का उतना ही मेंटेन रहता है, बट उसके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया जमीन का, तो जमीन पे प्रेशर कंपेरेटिवली हाई रहेगा। तो जमीन का प्रेशर हाई है, समुद्र का प्रेशर लो है जाड़े के टाइम पे। तो जाड़े के टाइम हवाएं किधर से किधर चलेंगी, इधर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगी। तो इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इस तरफ आ रही हैं। ये जो विंड्स हैं इनको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। और ये विंड्स बेसिकली ड्राई विंड्स होती हैं, तो ये खुद में बारिश नहीं करा सकती। आगे देखो, यहाँ पे है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, दे ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं, जिसकी वजह से वहां से मॉइस्चर आता है। ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड्स। ये जो मॉइस्चर आता है ये इन मॉनसून विंड्स के साथ मिलके बारिश कराता है कुछ पार्ट्स में। सो दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रीच इंडिया इन विंटर सीजन and cause winter rainfall in North India, which is much needed for the cultivation of rabi crops. अब यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में बारिश होती है जाड़े के टाइम में, और ये बारिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए और राबी क्रॉप्स के लिए, वो क्रॉप्स जो जाड़े के टाइम ग्रो की जाती हैं, राइट। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जाड़े की रेनफॉल, और ये अगर ना हो तो काफी ज्यादा इस किसानों का नुकसान भी हो सकता है। सो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स में मॉइस्चर काफी कम होता है, तो इससे जनरली काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में बारिश नहीं भी होती है, कुछ ही पार्ट्स में होती है सिर्फ। और तमिलनाडु रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से तमिलनाडु काफी ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है। क्यों, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को बे ऑफ बंगाल से काफी ज्यादा मॉइस्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। और किसी जगह मॉइस्चर नहीं मिलता है या कम मॉइस्चर मिलता है, इसलिए और पार्ट्स ऑफ इंडिया में बारिश नहीं होती है जनरली जाड़े के टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ और स्टेट्स के नाम हैं जो कि विंटर्स के टाइम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। आप इसमें से एक दो के नाम याद रख सकते हो, जो कि हैं दिल्ली, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, अरुणाचल प्रदेश, असम गेट रेन ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स के टाइम कुछ स्टेट्स में रेनफॉल देखने को मिलती है, तो ये आप याद रख सकते हो, एक या दो स्टेट्स के नाम। सो इसी के साथ हमारे चारों सीजन्स तो खत्म हो जाते हैं। सो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। सो इंडिया में बेसिकली हम अलग अलग रीजन्स को इस हिसाब से बांटते हैं कि वहां पे कितनी बारिश होती है। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज हैवी रेनफॉल रीजन्स। तो ऐसे एरियाज जहां पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है उनको हम बोलते हैं हैवी रेनफॉल रीजन्स। इसमें से कुछ तो मैंने आपको बताए थे, अभी जैसे एक्सप्लेन किया था, दैट गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स यानी कि मेघालय हिल्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जिसमें से दो जगह आपको मैंने बताई भी थी, कहाँ पे था, एक था आपका चेरापूंजी एंड एक था म्यूसिन राम।
सो यहाँ पे इन जगहों पे काफी ज्यादा बारिश होती है। सो सेकंड है असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी काफी ज्यादा बारिश होती है। साल भर में लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है इन रीजन्स में। फिर हम बात कर लेते हैं मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स की, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है पूरे साल भर में, तो इनको हम बोलेंगे मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और मिडिल गंगा वैली का जो सेंटर पार्ट है यानी यूपी और बिहार में जो है, और सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड ओडिशा। ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। इसमें से भी आप कोई एक या दो याद कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं लो रेनफॉल रीजन्स की। लो रेनफॉल रीजन्स यानी वो जहाँ पे 50 से 100 ही सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। यहाँ ये कौन कौन से हैं? ये है आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्योंकि ऐसी जगह पाया जाता है जो कि दोनों घाट्स के बीच में है, तो वहां पे काफी कम रेनफॉल देखने को मिलती है। एक तरफ वेस्टर्न घाट है, एक तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं, दोनों ही बारिश को रोक देते हैं और डेक्कन प्लेटू में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है। तो ये कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है डेक्कन प्लेटू। फिर ईस्टर्न राजस्थान में काफी कम बारिश होती है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पे अरावली रेंज पैरेलल पड़ जाती है, दैट्स व्हाई वहां पे बारिश काफी कम देखने को मिलती है। फिर लास्ट हम बात करते हैं स्कैंटी रेनफॉल कौन कौन से रीजन में होती है, यानी कि वहां पे जहां पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है पूरे साल भर में, ऐसे एरियाज को हम बोलेंगे स्कैंटी रेनफॉल एरियाज। ये है सदर्न पंजाब, साउथ पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलती है, और इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेनफॉल इन इंडिया को। ठीक है, कुछ दो दो एग्जांपल्स आप हर एक के याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन रेनफॉल। इंडिया के रेनफॉल की क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर तो यही है कि इंडिया में सिर्फ 2-3 महीने ही बारिश होती है और बाकी पूरा साल ड्राई रहता है। इंडिया में साल भर बारिश नहीं होती है, मोस्टली ज्यादातर बारिश 2-3 महीने में होकर खत्म भी हो जाती है। ये एक फीचर है। सेकेंड फीचर इज रेंज जो होती हैं वो रिलीफ टाइप होती हैं, मतलब किस जगह पे कैसे रिलीफ फीचर्स, कैसे लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे रेनफॉल काफी जगहों पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ रेनफॉल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज रेनफॉल इज एग्जैक्टिक। रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल होती है, कहते नहीं है कभी बारिश हो गई, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बारिश होगी बट नहीं हुई, या आपने प्रेडिक्ट ही नहीं किया है बारिश होनी है और बारिश अचानक से हो गई। सो इंडिया की जो बारिश है वो कुछ ऐसी ही है, अचानक से हो सकती है। सो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है इंडिया की बारिश। फिर इंडिया हैज एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड हेंस रेनफॉल अफेक्ट्स इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। सो बेसिकली बारिश हमारे इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करती है या अफेक्ट करती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन रेनफॉल के। आई होप चारों समझ में आ गए होंगे। सो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अभी हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करते हैं। सो एक क्वेश्चन है हमारा, ये आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे है स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ आपको टेबल में अलग अलग मंथ्स का टेम्परेचर है, रेनफॉल बताया गया है, जैसे कि जनवरी में इतना इतना रेनफॉल और टेम्परेचर है, फरवरी में इतना टेम्परेचर इतना रेनफॉल, मार्च में इतना इतना, ये आपको एक लिस्ट दिया हुआ है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं यहाँ पे। पहला है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। एनुअल रेनफॉल का मतलब क्या होता है? एनुअल रेनफॉल मतलब आप सारे रेनफॉल्स को ऐड कर दो। ये रेनफॉल आपको दिए हैं, एक महीने का रेनफॉल, दूसरे महीने का रेनफॉल, तीसरे महीने का, और सारे महीनों का रेनफॉल जो दिया हुआ है आपको सबको जोड़ देना है। सारे रेनफॉल्स को आप ऐड कर दो एक एक करके। तो एनुअल रेनफॉल जो निकल के आपका आएगा इस पूरे टेबल का, मतलब इस पूरे रीजन का, वो होगा 114.3 सेंटीमीटर्स। तो आपको बस सारे रेनफॉल्स को ऐड कर देना है, एनुअल रेनफॉल आसानी से निकल आएगा। फिर इसके बाद सेकंड यहाँ पे पार्ट पूछा गया है, सजेस्ट अ नेम ऑफ दिस स्टेशन गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको ये गेस करना है कि ये किस जगह का ये चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। पहली चीज तो यहाँ पे इस टेबल को देख के हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। ये टेम्परेचर देख लो, जनवरी में 23.1 है, फरवरी में इतना, मई में 32, 32.8, 33.1, 32.1। तो ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर काफी कम है। 23 से देखो गर्मियों में ज्यादा 32-33 तक ही गया, उससे ज्यादा नहीं। फिर जाड़े में भी 30-29, मतलब बारिश में 30, फिर 29, फिर 28, फिर जाड़े में 26। तो टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो भी रीजन है ये कोस्ट के पास में है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में है।
अब ये कौन से कोस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट में है कि ईस्टर्न कोस्ट में है, उसको हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आपका मॉनसून सीजन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है, 4.5 सेंटीमीटर, और गर्मी में तो कोई बारिश हो ही नहीं रही है। फिर उसके बाद जुलाई में बारिश हो रही है, अगस्त में बारिश हो रही है, सितंबर में हो रही है, और सबसे ज्यादा बारिश इसमें कब हो रही है, अक्टूबर के महीने में। फिर नवंबर में भी हो रही है, दिसंबर में भी हो रही है, मतलब इसमें रिट्रीटिंग मानसून से भी बारिश हो रही है। तो आप इस रीजन के बारे में क्या गेस कर सकते हो? यहाँ पे मानसून सीजन में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन मेन बारिश इसमें रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रही है। इसमें साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं हो रही। पहले देखो, साउथ वेस्ट मानसून से बहुत कम बारिश हो रही है। इस सीजन में साउथ वेस्ट मानसून लगेगा, और जब इसमें रिट्रीटिंग मानसून की स्टार्टिंग होगी तब सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से सबसे ज्यादा बारिश इसमें हो रही है। दैट्स व्हाई हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, दैट ये तमिलनाडु का कहीं कोई रीजन है। तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं दैट दी स्टेशन इज चेन्नई। आप कोई भी ऐसा वहां का टाउन बता सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो, तो चेन्नई हम कह सकते हैं बिकॉज ये तमिलनाडु में लाई कर रहा है, जहां पे साउथ वेस्ट मानसून से कब बारिश हो रही है, और रिट्रीटिंग मानसून से ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि अक्टूबर के महीने में ज्यादा बारिश हो रही है, राइट। सो यहाँ पे रीजन भी दिया है, द स्टेशन हैज अ मैरीटाइम क्लाइमेट। मैरीटाइम क्लाइमेट यहाँ पे है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कोस्टल एरिया में कोई जगह है। फिर उसके बाद द स्टेशन इज चेन्नई, हमने गेस कर लिया चेन्नई, कोई भी आप बता सकते हो यहाँ पे शहर, बिकॉज इट रिसीव्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो जाड़े के टाइम क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा मात्रा में रेनफॉल रिसीव कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये तमिलनाडु का रीजन है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन कैसे हमने किया है समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज दिस, व्हाई डज वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंजॉयज डेजर्ट क्लाइमेट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का जो ये हिस्सा है, ये डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट क्यों एक्सपीरियंस करता है? तो इसका रीजन यही हो जाता है कि जो मानसून विंड्स आती हैं वो अरावली रेंज के पैरेलली फ्लो करती हैं, या जो अरावली रेंज है इट लाइज पैरेलल टू दी मॉइस्चर लेडन विंड्स कमिंग फ्रॉम दी अरेबियन सी। जो अरेबियन सी से विंड्स आती हैं, विंड्स ऐसे आती हैं, तो अरावली रेंज जस्ट उनके पैरेलल पड़ जाती है। तो ये रेंज इन विंड्स को रोक के बारिश नहीं करवा पाती। पहाड़ ऐसे हो, विंड ऐसे हैं, तब तो बारिश होगी, लेकिन अगर पहाड़ी ही ऐसे हैं तो ना तो ये विंड्स को रोक पाएंगे और ना राजस्थान में कोई बारिश होती है। तो यही इसका रीजन है, यहाँ से आप देख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी कि राजस्थान में क्यों बारिश नहीं होती है, बिकॉज अरावली रेंज लाइज पैरेलल टू दी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक और, गिव रीजन व्हाई पटना रिसीव्स हेवियर रेन दैन दिल्ली। तो पटना में ज्यादा बारिश क्यों होती है दैन दिल्ली, इसका रीजन क्या होगा? देखो, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है उसकी वजह से पटना में तो काफी ज्यादा बारिश होगी, यहाँ से मॉइस्चर आएगा बहुत ज्यादा, पटना में बारिश होगी। लेकिन यहाँ से आगे जाने में क्या होता है कि धीरे धीरे मॉइस्चर खत्म होने लगता है हवा का। तो धीरे धीरे जब विंड आगे जाएगी मॉइस्चर कम होगा, फिर और आगे जाएगी और कम होगा, तो मॉइस्चर धीरे धीरे लॉस होता रहा ना, तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर बचता ही नहीं है। तो दैट्स वाई दिल्ली में कंपैरेटिवली कम बारिश होती है, और वहीं पे बिहार या पटना में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है इन विंड्स की वजह से। सो यही रीजन है। पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स because of the presence of hills and mountains in the region. There is a decrease in rainfall as one goes from east to west. So Kolkata receives heavier rainfall than Patna, and Patna receives heavier rainfall than Delhi. So Patna heavier rainfall receive करेगा और कोलकाता तो और ज्यादा रिसीव करेगा। यहाँ कोलकाता है, ये क्वेश्चन में था नहीं बट बता देता हूँ, कोलकाता तो और ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा दैन पटना। तो पटना में धीरे धीरे मॉइस्चर जब पहुंचेगा कम हो जाएगा, पटना में कम बारिश होगी, फिर पटना से जब और आगे हवाएं जाएंगी तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते और मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो वहां पे और भी कम बारिश देखने को मिलेगी। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। सो इसके बाद अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को अपने आप से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आप इसी तरह ज्योग्राफी के और भी सारे लेसन्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको बस सर्च करना होगा एम्पलीफाई लर्निंग, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे जाके आप ज्योग्राफी का पूरा कोर्स देख सकते हो। उस कोर्स में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ के आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो डाउनलोड दी एम्पलीफाई लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सो आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा अभी, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, और बाकी अगर समझ में आ गया हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और इसके अलावा अगर और किसी टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बता सकते हो, मैं उसके लिए भी जरूर कुछ करूंगा। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।